हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एमसीक्यू। दोस्तों, सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों, आपको सेशन कुछ एडवांटेज देता है, आपके लिए यूजफुल है, तो सेशन को देखने के बाद लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका लाइक मोटिवेट करता है हमें आपके लिए अच्छे से अच्छे काम करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। विच इज द राइट सीक्वेंस ऑफ स्टेज ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन? इंटरनेशनलाइजेशन की क्या स्टेज है? पहले डोमेस्टिक, देन इंटरनेशनल, देन मल्टीनेशनल, आफ्टर दैट ग्लोबल एंड देन ट्रांसनेशनल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। According to this theory, the holding of a country treasures primarily in the form of gold constituted its wealth. पहले जो ट्रेजर होता था किसी कंट्री का, वो गोल्ड की फॉर्म में होता था और वही उसकी वेल्थ को रिप्रेजेंट करता था। वो किस थ्योरी के अकॉर्डिंग था? वो था मर्केंटिलिज्म थ्योरी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। रिकार्डो ने कौन सी थ्योरी दी है? डेविड रिकार्डो ने कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी दी है, जो कि क्या है? क्लासिकल थ्योरी है। हेक्सचर ओलिम ने जो थ्योरी दी है वो है फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी, और इसको मॉडर्न थ्योरी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में आपको बता दिया कि रिकार्डो ने दी है कंपैरेटिव और एब्सोल्यूट किसने दी है? एडम स्मिथ ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो इस सबकी थ्योरी पता होनी चाहिए, कुछ भी थ्योरी भी आपसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है। आई एम रिपीटिंग, डेविड रिकार्डो ने कंपैरेटिव एडवांटेज दी है, हेक्सचर ओलिम ने फैक्टर एंडोमेंट और मॉडर्न थ्योरी भी इसको कहते हैं। मर्केंटिलिज्म आपको बताया दिया कि गोल्ड से रिलेटेड ट्रेजर को होल्ड करके रखना है, वो है। और एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज किसने दी है? एडम स्मिथ ने। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, द थ्योरी ऑफ रिलेटिव फैक्टर एंडोमेंट इज गिवन बाय। तो कौन सी थ्योरी है? ओलिम हेक्सचर थ्योरी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू। ग्लोबलाइजेशन किसको रिप्रेजेंट करता है? लोअर इनकम वर्ल्ड वाइड, लेस फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर इफेक्ट, अ मोर इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड। तो किसको रिप्रेजेंट करता है? मोर इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, नाफ्ता स्टैंड फॉर। नाफ्ता का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। क्या होगा नाफ्ता का फुल फॉर्म? नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन एग्रीमेंट, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाफ्ता कब एस्टेब्लिश हुआ था? नाफ्ता साइन किया गया था, ये एक एग्रीमेंट था जो कि 1992 में यूएस, कनाडा और मेक्सिको के बीच साइन हुआ था। 1992 में, और इफेक्ट इसका कब से शुरू हुआ था? स्टार्ट हुआ था ये 1 जनवरी 1994 से। ये चीज ध्यान रखना कि कोई चीज पास कब हुई और इफेक्ट में कब आई, यानी कि वर्किंग कब हुई। क्योंकि अभी अब पीजीटी कॉमर्स मेल का पेपर देखोगे तो उसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्योंकि हम लोग क्या है, एस्टेब्लिशमेंट याद रखते हैं, लेकिन वो कब फोर्स में आया वो चीज हम लोग याद नहीं रखते हैं। तो ये साइन कब हुआ था? 1992 में, और इफेक्ट में आया था 1 जनवरी 1994 में। किसके बीच में था? यूएस, कनाडा एंड मेक्सिको के बीच में। इन्होंने क्या बनाया था? नाफ्ता फ्री ट्रेड जोन बनाया था, जिसमें कि टैरिफ को रिमूव कर दिया गया था। तो क्या है? नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एसोसिएशन नहीं है ये क्या था? एग्रीमेंट था। क्लियर है? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। OECD स्टैंड फॉर। OECD की फुल फॉर्म क्या होगी? OECD स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। OECD ये
आपका कब फोर्स में आया था? ये आया था आपका 1948 में, सॉरी 1961 में। OECD स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, और OECD 1961 में एस्टेब्लिश हुआ था। इससे पहले ये था OEEC। OEEC की फुल फॉर्म थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1948 में, और 1961 में इसको रिप्लेस करके क्या बना दिया? OECD। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? OECD का हेडक्वार्टर है आपका पेरिस, फ्रांस में। क्लियर? तो ये थोड़ी सी रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन है तो कई सारे इसमें से बन सकती है। ये पूछा जा सकता है OECD किसको रिप्लेस करके बना है, तो वो OEEC को बना है। OEEC की फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। OEEC कब बना था? 1948 में। 1961 में इसको रिप्लेस करके क्या बना दिया? OECD। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द बैलेंस ऑफ अ कंट्री ऑन करंट अकाउंट इज इक्वल टू। देखिए, दो तरह की चीजें होती है, एक होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट और एक क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? जो विजिबल आइटम होते हैं, यानी कि फिजिकल गुड्स होते हैं, गुड्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। एक्सपोर्ट जिसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इंपोर्ट को एम से रिप्रेजेंट करते हैं टेक्निकली। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट किसका? सिर्फ गुड्स का, उसका जो डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब आपसे पूछ रहा है द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री ऑन करंट अकाउंट। कंट्री का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का बैलेंस है वो करंट अकाउंट में इसमें से किसके इक्वल होगा? तो वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिफरेंस, प्लस नेट इनविजिबल एक्सपोर्ट, यानी कि नेट इनविजिबल एक्सपोर्ट मींस सर्विसेज का नेट एक्सपोर्ट, और यहाँ पे सर्विसेज के नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड गुड्स का एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का बैलेंस, और सर्विसेज का एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का बैलेंस करंट अकाउंट में शो किया जाता है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9. Dash refers to a process of increasing economic integration and growing economic interdependence between country in the world. तो क्या होता है वो? ग्लोबलाइजेशन। ये पीछे भी अभी अलग फॉर्म में क्वेश्चन आया था कि ग्लोबल इंटीग्रेशन और ग्लोबल इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस किस फॉर्म में क्रिएट होती है? ग्लोबलाइजेशन की फॉर्म में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क इज। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सार्क का हेडक्वार्टर जो है वो है काठमांडू में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो है काठमांडू में। अब देखिए, सार्क का थोड़ा सा मेन चीजें कर लेते हैं। सार्क जो है वो 8 कंट्रीज का ग्रुप है, जिसमें कौन कौन सी कंट्रीज है? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, और 2007 में इसमें अफगानिस्तान भी ऐड हो गया था। अफगानिस्तान कब हुआ था? 2007 में। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि अफगानिस्तान सार्क का मेंबर कब बना था? 2007 में। 8 कंट्री का ग्रुप है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरी 8 मैंने मेंशन कर दी है। क्या क्या है? सबसे पहले बांग्लादेश, फिर भूटान, देन इंडिया, देन मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान बाद में ऐड हुआ था 2007 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू में। एस्टेब्लिश कब हुआ था सार्क? 1985 में। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। डैश वाज कमेंस्ड ऑन 1 जनवरी 1994। मैंने अभी बताया था आपको, पहले भी पीछे क्वेश्चन आ चुका है। नाफ्ता
ये साइन हुआ था 1992 में और फोर्स में या कमेंस कब हुआ था? जनवरी 1994 में। क्लियर है? सार्क का आपको बता ही दिया, सार्क कब हुआ था? 1985 में। और जो एशियन है वो एस्टेब्लिश हुआ था 8 अगस्त 1967 में। ठीक है? और ठीक है, क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। डैश इज अ बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज। दो कंट्री के बीच में जो बायलेटरल ट्रेड है उसे क्या कहते हैं? काउंटर ट्रेड। काउंटर ट्रेड में क्या करते हैं? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों किया जाता है, तो इसको इसलिए बायलेटरल ट्रेड या काउंटर ट्रेड कहते हैं। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। Dash is the process of convincing the various powerful element of the environment to act in a favor of organization। ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें कि जो वेरियस पावरफुल एलिमेंट होते हैं इन्वायरमेंट के, उनको फेवर में कर लिया जाता है, उसको बोलते हैं लॉबिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। The environment which affect the basic value, behavior and preferences of the society। कौन सा ऐसा इन्वायरमेंट है जो वैल्यूज, बिहेवियर, प्रेफरेंसेस ऑफ द सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है? तो कौन सा है? वो है कल्चरल इन्वायरमेंट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आई थिंक रह गया है। क्वेश्चन कमेंट, क्वेश्चन नंबर 16। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15 यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 15, वर्किंग बैकवर्ड फ्रॉम अ गिवन मार्केट प्राइस टू असर्टेन वेदर द एक्सपोर्ट विल बी प्रॉफिटेबल और नॉट। कहते हैं बैकवर्ड जाना मार्केट प्राइस पर ये असर्टेन करने के लिए कि जो हमारा एक्सपोर्ट है वो प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा, तो वो क्या होगा? ट्रांसफर प्राइसिंग, रेट्रोग्रेड प्राइसिंग, कन्वेंशनल प्राइसिंग, स्कीमिंग प्राइसिंग। तो उसको क्या कहते हैं? बैक जाना, ये देखने के लिए कि ट्रेड जो है वो प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा, उसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड प्राइसिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ए प्रोजेक्ट दैट इज नॉट कंस्ट्रेंड बाय प्रायर वर्क। ऐसा प्रोजेक्ट जो प्रायर वर्क से कंस्ट्रेंट यानी कि बाधित नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एशियन, एक्सपेंड एशियन। एशियन को की फुल फॉर्म क्या है? एशियन होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि ये फॉर्म कब हुआ था? अभी मैंने पीछे क्वेश्चन में आपको बताया था, इट इज फॉर्म्ड और एस्टेब्लिश ऑन 8 अगस्त 1967। 8 अगस्त 1967। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? एशियन का हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। एशियन का जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता, इंडोनेशिया में है। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। गेट्स रेफर्स टू जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज। तो देख लीजिए कहां पर है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, ट्रेड इन सर्विसेज, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड सर्विसेज, ट्रेड एंड सर्विसेज, टैरिफ एंड सर्विसेज। तो ये है जनरल होता है इसका फुल फॉर्म, तो बाकी के दो तो वैसे ही कट गए। तो आपके दो ऑप्शन है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज एंड ट्रेड इन सर्विसेज है, और एक है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड सर्विसेज। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20।
होम कंट्री ओरिएंटेशन इज ऑल्सो नोन एज, होम कंट्री एसोसिएशन को हम बोलते हैं इथनोसेंट्रिज्म, होम कंट्री एसोसिएशन को बोलते हैं इथनोसेंट्रिज्म, और होस्ट कंट्री एसोसिएशन को बोलते हैं पॉलीसेंट्रिज्म। आई एम रिपीटिंग, होम कंट्री ओरिएंटेशन को बोलते हैं इथनोसेंट्रिज्म और होस्ट कंट्री ओरिएंटेशन को बोलते हैं पॉलीसेंट्रिज्म। क्वेश्चन नंबर 21 इसी से रिलेटेड है, होस्ट कंट्री, अभी मैंने पीछे ही आपको बता दिया क्या होता है पॉलीसेंट्रिज्म। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एमएनसीज, इसमें से कौन सा एमएनसीज का फीचर नहीं है? हेडक्वार्टर इन होम कंट्री होता है, जॉइंट साइज ये भी होता है, नो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, इजी मूवमेंट ऑफ फंड ये भी होता है। देखिए जब आप थियोरेटिकली पढ़ते हो तो आप देखते हो एमएनसीज जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके लाती है, लेकिन ये 100% ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। कोई भी एमएनसीज अपनी 100% टेक्नोलॉजी होस्ट कंट्री के साथ शेयर नहीं करती है। तो अगर इन चारों में से आपको ऑप्शन चूज करना होगा तो लेस वैल्यूएबल और नॉट द फीचर ऑफ एमएनसी जो 100% सेटिस्फाई नहीं करता है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नो डाउट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है, लेकिन वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी सब अपनी होम कंट्रीज में करते हैं, वहीं पे वो ओरिजिनल रिसर्च को अप्लाई करते हैं। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, two or more firms join together to create a new business entity that is legally separated and distinct from the parent is known as, उसको क्या कहते हैं हम? टू और मोर फर्म ज्वाइन करती हैं एक दूसरे के साथ, लीगली सेपरेट एंटिटी बनाती हैं पेरेंट कंपनी से अलग मिलकर। हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कौन सी है? ब्रांच ऑफिस, सब्सिडी, ग्रीनफील्ड, जॉइंट वेंचर। तो किस फॉर्म में कर सकते हैं ये काम? जॉइंट वेंचर की फॉर्म में किया जा सकता है। लेकिन जॉइंट वेंचर हमने पढ़ा था कि ये टेम्परेरी फॉर्म है, तो जब चाहे ये विड्रॉ भी किया जा सकता है, तो ये सब टर्म एंड कंडीशन उसमें एग्रीमेंट में लिख दी जाती है। विच इज नॉट एन एक्सपोर्ट प्राइसिंग कोटेशन, इनमें से कौन सी एक्सपोर्ट प्राइसिंग कोटेशन नहीं है? एफओबी एक्सपोर्ट प्राइसिंग कोटेशन है। एफओबी का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड, फ्री ऑन बोर्ड। FASB आपका जो है प्राइस एक्सपोर्ट प्राइस कोटेशन है। FAS का मीनिंग होता है फ्री अलोंग साइड शिप, फ्री अलोंग साइड शिप। CIFB एक्सपोर्ट प्राइस कोटेशन होता है, जिसका मीनिंग होता है कोस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। C&S नहीं होता, C&F होता है, C&F, कोस्ट एंड फ्रेट। C&S नहीं होता, C&F होता है। तो उसने नोट ही पूछा था, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, a statement that summarizes an economy transactions with the rest of the world for a specific period of time is, क्या होता है जिसमें एक कंट्री का वेरियस इकोनॉमी के साथ जो ट्रांजेक्शन होती है उसको दिखाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, टर्म्स ऑफ ट्रेड मेजर्स, टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या मेजर करती हैं? कंट्रीज एक्सपोर्ट प्राइस इन रिलेशन टू इंपोर्ट प्राइस, कंट्रीज एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू रेवेन्यू, कंट्रीज ऑपरेटिंग कॉस्ट विद ऑपरेटिंग रेवेन्यू, कंट्रीज डेब्ट विद बोरिंग। जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो दिखाती है, वो शो करती है, मेजर करती है कंट्री एक्सपोर्ट प्राइस इन रिलेशन टू इंपोर्ट प्राइस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, टैक्स इम्पोज ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर जो टैक्स इम्पोज किया जाता है उसको क्या कहते हैं? टैरिफ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विच इज नॉट अ टैरिफ बैरियर, इसमें से कौन सा टैरिफ बैरियर नहीं है? कोटा सिस्टम। कोटा सिस्टम को क्या कहते हैं? नॉन टैरिफ बैरियर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, द ड्यूटीज लिवाइड अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ गुड्स के बेस पे जो ड्यूटीज लगाते हैं उनको बोलते हैं कस्टम ड्यूटीज। और कस्टम ड्यूटीज का इंटरनल पार्ट क्या है?
किस रेट पे लगाई जाती है उसको बोलते हैं एड वैलोरम ड्यूटी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर ऑप्शन में कस्टम ड्यूटी है या एड वैलोरम ड्यूटी है तो आप क्या करोगे, उसको टिक करोगे एज अ राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, विच इज नॉट अ मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इनमें से कौन सी इंटरनेशनल ट्रेड की मॉडर्न थ्योरी नहीं है। पहली तीनों मॉडर्न थ्योरी है, जो एब्सोल्यूट, कंपैरेटिव, गोल्ड थ्योरी वो सब है, ये क्या है, क्लासिकल। तो उसने नॉट मॉडर्न पूछा है तो नॉट मॉडर्न क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एब्सोल्यूट और कंपैरेटिव कैसी है, क्लासिकल। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, initial registration and each renewal of registration of a trademark is for dash term is for a term of not less than। जो ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन होता है वो कम से कम कितने सालों के लिए होता है, वो होता है 7 ईयर्स के लिए। कम से कम 7 ईयर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, नॉट लेस देन 7 ईयर। क्वेश्चन नंबर 32, द एग्रीमेंट ऑफ पेटेंट प्रोटेक्शन फॉर। जो पेटेंट प्रोटेक्शन का एग्रीमेंट है वो एटलीस्ट होता है 20 ईयर्स के लिए, जनरली 20 ईयर्स के लिए होता है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, प्लूरिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट वाज डन एट जिनेवा इन। प्लूरिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट जिनेवा में हुआ था, कौन सी डेट में ये हुआ था आपका, ये हुआ था अप्रैल 1979 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Moving on the next question, question number 34. Question number 34. NIEO means New International Economic Order. NIEO, New International Economic Order. Option number A is the right answer. इसको यूएन असेंबली में अडॉप्ट किया गया था 1974 में। यूएन जनरल असेंबली में इसको एक्सेप्ट किया गया था, अडॉप्ट किया गया था 1974 में। इतना याद रखोगे इनफ रहेगा। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, डैश इज द इफेक्ट इंटरनेशनल ट्रेड हैज अ डिटरमिनेंटल इफेक्ट ऑन अंडर डेवलप्ड कंट्री। Dash is the effect of international trade has a determinantal effect on underdeveloped country। जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो अंडर डेवलप्ड कंट्री पे कैसा इफेक्ट डालता है, वो डालता है डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, Dash establish a mechanism whereby their local currencies are kept equal in value to gold to each other। कौन सा वो मैकेनिज्म है जहाँ पे लोकल करेंसी को गोल्ड के बराबर रख के मैकेनिज्म सेट किया जाता था, यानी कि क्या सेट किया जाता था, एक्सचेंज रेट को सेट किया जाता था। तो कौन सा सिस्टम था, इंटरनेशनल गोल्ड स्टैंडर्ड। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, द टाइप ऑफ ट्रेड वेयर अ कंट्री इंपोर्ट सेम सॉर्ट ऑफ गुड्स एज इट्स एक्सपोर्ट। जिस टाइप के गुड्स इंपोर्ट किए उसी टाइप के गुड्स क्या है, एक्सपोर्ट किए, उसको क्या कहती हैं, उसको कहते हैं रेसिप्रोकल ट्रेड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, डैश आर बाइलेटरल अरेंजमेंट इंस्टीट्यूट टू रेस्ट्रेन द रैपिड ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ अ स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग गुड। कौन सा बाइलेटरल अरेंजमेंट है जिससे स्पेसिफिक गुड्स की रैपिड ग्रोथ को रिस्ट्रेन किया जाता है, रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो कौन सा तरीका है, वो है आपके पास ऑप्शन है लाइसेंसिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटेक्शन, वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेन। तो किस तरीके से रोका जा सकता है, वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, विच अमंग द फॉलोइंग इज द एडवांस फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इनमें से इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की एडवांस फॉर्म कौन सी है, इकोनॉमिक यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन इज द एडवांस फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, डैश रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट इन अ फॉरेन कंट्री वेयर द इन्वेस्टर रिस्ट्रेन कंट्रोल ओवर द इन्वेस्टमेंट। देखिए, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट,
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट इन जीडीआर। जीडीआर इज जस्ट लाइक इक्विटी इन डोमेस्टिक मार्केट, और इंटरनेशनल में क्या हो जाता है, जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। बाकी तीनों में इनमें कंट्रोल नहीं रहता है, लेकिन कुछ परसेंट तक अगर हम बात करें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तो उसमें कंट्रोल रहता है। 100% इसमें भी नहीं रहेगा, लेकिन अगर चारों के कंपैरिजन में कंट्रोल की बात करें तो एफडीआई में ज्यादा कंट्रोल रहता है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41. Dash means accepting of an outward-looking policy of economic development in place of an inward-looking. Inward-looking की जगह outward-looking policy किस में अडॉप्ट की जाती है, वो अडॉप्ट की जाती है ग्लोबलाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42. एस्केप स्टैंड फॉर, एस्केप का मीनिंग क्या होता है? एस्केप मीन्स इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द स्पेसिफिक। एस्केप स्टैंड फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड स्पेसिफिक। और ये कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था जनवरी 1947 से। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43. Dash is a method of doing business by which a franchisee is granted the right to offer, sell or distribute goods or services under a system creating by the franchisee. फ्रेंचाइजी जो सिस्टम क्रिएट करता है उसके थ्रू वो गुड्स को ऑफर करता है, सेल करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो वो कौन सा मेथड है? वो है फ्रेंचाइजिंग ही है मेथड। उस मेथड को क्या कहते हैं? फ्रेंचाइजिंग। FERA was replaced by FERA, Foreign Exchange Regulation Act is replaced by FEMA 1999। और जो FEMA है वो 99 में पास हुआ था, लेकिन वो वर्किंग कब से स्टार्ट हुआ उसका? 1 जून 2000। ये भी ध्यान रखना है। FERA, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और यहाँ से ये इसको फेमा 1999 कहते हैं, और इसकी वर्किंग स्टार्ट हुई थी 1 जून 2000 से। जो आपका गार्ड है इसका फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड जो है ये इसको रिप्लेस करके, यानी कि इसको हटा दिया गया था और इसके बदले में क्या आ गया था? WTO। और वो कब आया था? 1995 में। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45. Dash is the process of contracting with foreign firms, granting them property, right to use technology, copyright, trademark and brand name. वो कौन सा तरीका है जिसमें कॉन्ट्रैक्टिंग के थ्रू फॉरेन फर्म्स को प्रॉपर्टी पर राइट, टेक्नोलॉजी यूज करने का, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम दिया जाता है? वो तो कौन सा तरीका है? वो है आपका लाइसेंसिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Moving on the next question, question number 46. Dash is a part of parent corporation and simply extension of domestic corporation. कहते हैं Dash is a part of parent corporation। कौन सा ऐसा पार्ट है जो पेरेंट कॉर्पोरेशन का है और वो डोमेस्टिक कॉर्पोरेशन का क्या है? एक्सटेंशन है, यानी कि उसको बढ़ाया गया है, एक्सपेंड किया गया है। वो कौन सा तरीका है? वो है ओवरसीज ब्रांच। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Moving on the next question, question number 47. Dash is a separate company organized under foreign nations legal code with accountability distinct from the parent company. ऐसी कौन सी कंपनी है जो फॉरेन नेशन लीगल कोड के थ्रू बनाई गई है विद अकाउंटेबिलिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पेरेंट, जिसकी अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही जो है पेरेंट कंपनी से अलग हो जाती है? तो वो कौन सा तरीका है? वो है फॉरेन सब्सिडरी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48. Dash is a peculiar form of international trade that encompasses more than an exchange of goods and services or idea of money. इनमें से वो कौन सा तरीका है, peculiar form है इंटरनेशनल ट्रेड की, जो एक्सचेंज और सर्विसेज से ज्यादा है? उसको बोलते हैं काउंटर ट्रेड। ऑप्शन नंबर सी is the right answer. कह रहा more than exchange of goods and services or idea for money. So that is counter trade, option number C. Moving on the next question, question number 49. GATT agreement as modified by Dash agreement. ये GATT कब बना था? ये GATT को रिप्लेस करके
WTO बना दिया गया था 1995 में, किस में वो था, रुगवे राउंड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ब्रिटेन वुड से क्या बने थे, ब्रिटेन वुड से दो चीजें बनी थी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे हम वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, डैश इज अ मल्टीलेटरल, और सॉरी ये कब बना था, 1945 में, आई थिंक 1945 में बना था ये। डैश इज अ मल्टीनेशनल इन विच बोथ ओनरशिप एंड कंट्रोल आर सो डिस्पर्स इंटरनेशनली, वो कौन सा तरीका है जिसमें मल्टीनेशनल का जो तरीका है बोथ ओनरशिप एंड कंट्रोल दोनों को डिस्पर्स किया जाता है, यानी कि दोनों को ट्रांसफर किया जाता है, वो तरीका है ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।